सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 5 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पे आधारित करंट अफेयर्स के अंदर उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्रश्न की शुरुआत करें और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो आज 5 नवंबर है। दिवस की बात करते हैं तो विश्व सुनामी दिवस आज मनाया जा रहा है। सुनामी क्यों आई, कैसे आई और कितने लोगों का या पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान पहुंचाया, इसके बारे में हम सब लोग पहले से जानते हैं, सब कुछ विदित है। जान महल की हाल ही जो हुई उसके बाद में सभी देशों ने ऐसा कोई अलार्मिंग सिस्टम लगाने की बात करी गई जिसमें यह कहा गया कि अगर प्राकृतिक आपदाओं को समय पे ही या उनसे पहले ही अपने को ये पता लग जाए कि प्राकृतिक आपदा आ रही है तो वो देश वो राज्य इसी प्रकार की जो सारी ऐसी सुविधाओं को लैस कर सकते हैं और मानव जीवन को कम से कम हानि हो, इसके बारे में ये विश्व दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। शुरुआत की बात बताता हूं कि मैं आपको 2015 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा एक प्रस्ताव रखा जिसके अंदर सुनामी दिवस मनाने की बात को कही गई, या कह सकते हैं लोगों को या देशों को जागरूकता बनाने के संबंध में ये सारी चीजें करी गई। विश्व का पहला सुनामी दिवस कब मनाया गया, तो इसका उत्तर है 2016 और 5 नवंबर 2016 से विश्व सुनामी दिवस मनाया जाने लगा। चूंकि आज 5 दिवस है और क्लास और सेशन शुरू करने से पहले मैंने आपको आज के दिवस के बारे में जानकारी दी। चलिए आज की शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न के द्वारा। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से कौन सी संस्था द्वारा अनुकूलर गैप रिपोर्ट अडैप्शंस गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई? ऐसी कौन सी संस्था है? तो उसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला यूएनईपी। यूएनईपी भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसके द्वारा अडैप्शंस रिपोर्ट उसको जारी किया जाता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रिपोर्ट यूएनईपी, इसके अडैप्शंस गैप रिपोर्ट 2022-23 का उसने किया, जिसके अंदर टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट अडैप्शंस फेल्योर पुट्स द वर्ल्ड एंड इट्स रिस्क के बारे में बताया। अगर इसकी बात करें तो 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हो गई थी इस अडैप्शंस रिपोर्ट की, और यूएनईपी की स्थापना की बात करें तो 1972 के अंदर मॉरिस स्टोन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में 121 देश इसके सम्मिलित जो सदस्य देश शामिल है। मुख्यालय की बात करें तो केन्या का जो राजधानी है नैरोबी, वहां इसका मुख्यालय। वर्तमान के अध्यक्ष की बात करें तो इगर एडरसन इसके अध्यक्ष हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस को कौन नहीं जानता, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं सेशन का अगला प्रश्न की तरफ। देखते हैं निम्न में से कौन सी रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है कौन सा? इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट के द्वारा ये सारी चीजें करी जाती है। विश्व स्तर पर पारिस्थितिक खतरों से विश्लेषण और सबसे अधिक जोखिम वाले देशों और उपराष्ट्रीय क्षेत्रों का आकलन करने के लिए, जिसके अंदर एक 222 देश आपस में इसमें क्या शामिल है। हॉट स्पॉट के बारे में बात करें तो 2 ऐसे राष्ट्र हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं, और एक है दक्षिणी एशियाई राष्ट्र जिसका नाम है म्यांमार। बाकी नाइजर और इथोपिया दोनों अफ्रीकी राष्ट्र हैं। आईपी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान के अंदर स्टीव कैलोलिया है, और स्थापना इसकी बात करें तो 2008 के अंदर इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछी जा रही है कि प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री केन मैंडिंगली का हाल ही में निधन हो गया था, उनका संबंध किस अंतरिक्ष यान थे? तो ये पहले तो अंतरिक्ष यात्री रहे हैं और किस देश से रहे हैं, तो इनका देश का नाम है अमेरिका, और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है नासा। इनका संबंध किससे रहा? तो अपोलो 13 से इनका संबंध रहा, और इससे एक बार ये जब यान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इसको सफल लैंड कराने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही थी। तो आपसे पूछा जा रहा है जिनका हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया था। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। केन मैंटिंगली द्वारा शक्तिकृत अपोलो 13 को पृथ्वी पर वापस लाया गया।
उन्होंने अपोलो चंद्रमा मिशन के लिए स्पेस सूट और बैकपैक विकास में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नासा के जो प्रशासक वर्तमान में उनका नाम है बिल नैल्सन है, और स्थापना की अगर बात करते हैं तो 19 जुलाई 1958 के अंदर ही नासा की स्थापना हो गई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति अगर बात करते हैं पूरे विश्व के अंदर तो सब लोगों को पता है रसिया के ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था यूरी गागरिन। चलिए इसके अलावा जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय की बात करें तो रसिया के सहयोग से हम पहली बार गए थे, और यहाँ के वायुसेना के अधिकारी थे, वायुसेना के अधिकारी जिनका नाम राकेश शर्मा है, वो पहली बार या कह सकते हैं कि भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर करी थी। पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे रूस के सहयोग से। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो जानवर था वो लाइका एक नामक कुतिया थी जो रसिया ने अपने प्रयोग के लिए उसको भेजा था। इसरो द्वारा बहुपरीक्षित। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से नासा उत्तरोत्तर अपने अभियानों के जरिए उच्च ऊंचाई तक पहुंच गया जहां तक भारत नहीं पहुंच पाया, लेकिन भारत ने अभी पिछले कुछ एक डिकेड से कह सकते हैं पिछले 10 वर्षों के आसपास के अंदर आशातीत अपने आप की जो उपलब्धियां हैं उनमें और ज्यादा क्या करा है, इजाफा करा है। अभी हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो था उसको हमने सफलतापूर्वक लैंड करवाया किस पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, जहां तक भारत के अलावा ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो वहां तक पहुंच पाया हो। तो ये भी अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और आदित्य L1 के बारे में हम सुन ही चुके हैं कि वो जो सूर्य की परिक्रमा ये कह सकते हैं सूर्य के अनुसंधान की क्षेत्र ये कह सकते हैं कि अनुसंधान के बारे में उसको यहाँ से भेजा गया है। और अभी बात करी जा रही है गगनयान के बारे में, तो 2023 के अंदर 21 अक्टूबर को तो अभी केबिन क्रू जो हो सकता है उसके साथ में अभी टेस्टेड करने के लिए बंगाल की खाड़ी में उसको जो सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई गई। और 2024 के अंदर व्योममित्र नाम का एक जो है रोबोट भेजा जाएगा, और 2025 तक 3 मनुष्यों वाले 3 मानवों के द्वारा इनको गगनयान के थ्रू पृथ्वी की जो निचली कक्षा है 400 किलोमीटर के आसपास रहती है वहां तक इसको ले जाया जाएगा अंतरिक्ष में, और इनको 3-4 दिन रख करके वापस इनको लेकर के आया जाएगा। तो भारत का बहुप्रतीक्षित एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको गगनयान के नाम से जाना जा रहा है। अभी हाल ही में इसकी 21 अक्टूबर 2023 का इसका हरिकोटा के अंदर परीक्षण भी किया गया। और चंद्रयान के बारे में हम ऑलरेडी पहले जान ही चुके हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला ऐसा देश है। बाकी अगर बात करें कि चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाले देशों के, चंद्रमा पे किसी प्रकार का अगर कोई अंतरिक्ष यान भेजने की बात करें तो उसके अंदर 4 देश हैं, जिसके अंदर अमेरिका, रूस और चीन, और उसके बाद में भारत है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। किस संस्था द्वारा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2022-23 जारी किया गया? उसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला फसाई। फसाई क्या है? फसाई खाद्य प्रसंस्करण वस्तुओं की जो खाद्य होती हैं उनकी गुणवत्ता या उनकी उपयोगिता को जांचने के लिए ये एक सर्टिफिकेट देता है फैसाई का। और हम सब देखते हैं विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो खाने योग्य होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार का एक लेबल लगा होता है जिसके अंदर वो अपनी मानकों के द्वारा उसको चेक करता है। तो इसका आंसर जाने वाला है फसाई। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई SFSI 2022-23 में शीर्ष स्थान पे कौन कौन रहे हैं? तो बड़े राज्यों की, मझोले राज्यों की, और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करी जा रही है। तो बड़े राज्यों की बात करें तो कर्नाटका का प्रथम स्थान रहा है, छोटे राज्यों की बात करें तो वहां पे गोवा का है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। SFSI की शुरुआत हुई है 2018 से 19 के मध्य। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, जो खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाया गया वो एक फ्लैगशिप स्कीम्स में भी कह सकते हैं कि सभी लोगों को विश्व के अंदर खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित की जानी ही चाहिए। चलिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं तो वहां पे मनसुख जो मांडवीय है वो है हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस पड़ोसी देश में SBI की शाखा का उद्घाटन किया गया? वर्तमान में हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो अभी श्रीलंका के दौरे पे हैं, और वहां पे बहुत सारी बहुपक्षीय आधारशील जो योजनाएं हैं उनकी नींव भी रख रही हैं। और इसी के संदर्भ के अंदर
एसबीआई का चूंकि हालांकि पहले से ही बहुत अलग अलग देशों के अंदर उनके कार्य क्षेत्र हैं, उनके कार्यालय ऑलरेडी स्थापित है, उसी के क्रम के अंदर श्रीलंका के अंदर भी एसबीआई ने अपनी ब्रांच खोली है। श्रीलंका के बारे में और चीजें बताते चले कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जबकि गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इसका आंसर तो आप देख ही रहे हैं कि श्रीलंका के साथ में हम मित्र शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज भी करती हैं। और कच्चातीव नामक एक द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य एक विवादित द्वीप के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो पहले कभी भारत का हुआ करता था। भारत ने उसको जो है किसी समय उसको गिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद भारत ने उसकी वापस मांग करी है। इसके अलावा तमिल और सिंहली लोगों के मध्य जो हम एक संघर्ष की स्थिति देखते हैं वो भी वहां पे बनी रहती है, और इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच में यदा कदा कभी कभी थोड़ी सी विवाद वाली स्थिति भी बनी रहती है। मछुआरों की समस्या भी वहां पे सबसे ज्यादा है कि श्रीलंका का कहना है कि भारतीय मछुआरे उनकी सीमा क्षेत्र को क्रॉस करके और श्रीलंका की समुद्री जो सीमा है उसकी तरफ वो घुस जाते हैं, लेकिन भारत का ये मानना है कि हम लोग अपनी सीमा के अंदर ही रह करके कार्य करते हैं। ठीक है, कच्चातीव द्वीप है। कच्चातीव द्वीप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के बीच में है। इसके अलावा पाक जल डमरू मध्य ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। ये सारी चीजें आपने जानी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह शहर त्रिकोणालम्मी के अंदर जो इन्होंने एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने है, रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजधानी दो है वहां पे। राजधानी जिस प्रकार भारत की राजधानी दिल्ली है, जबकि आर्थिक राजधानी को मुंबई कहा जाता है, वैसे ही कोलंबो को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जबकि और जयवर्धनेपुरा यहाँ की जो रियल राजधानी है। विवादित द्वीप कच्चातीव द्वीप है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। और इससे पहले की थोड़ी पीछे अगर इसके पृष्ठभूमि में जाए तो IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो राजीव गांधी के समय में श्रीलंका में भेजी गई थी, उसके बाद में ही ऐसा कुछ इस प्रकार की कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या भी कर दी थी। ये भी चीजें आपको जानने की जरूरत है। मित्र शक्ति अभ्यास है वो, और उसका 8वां संस्करण वर्तमान में अंदर अभी जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों सेनाओं ने किया। नौसेना के साथ में हम स्लिननेक्स 2023 अभी कर चुके हैं, 10वां संस्करण का ऑलरेडी हमने कर लिया है। और CIAN-6 अभी सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है भारत के लिए वो ये है कि श्रीलंकन बंदरगाह पर CIAN-6 एक चीनी जहाज है, और कहने को तो यह आया है कि यह अनुसंधान करेगा 3 दिन तक, वहां तक 3 दिन तक वहां रुकेगा, लेकिन भारत की चिंताएं कुछ अलग प्रकार की हैं। भारत का ये मानना कहना है कि ये जो चाइना का जो CIAN-6 जो आया है वो वाकई किसी प्रकार का कोई अनुसंधान करने के लिए नहीं आया, वो हिंद महासागर के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और साथ में भारतीय नौसेना तथा हिंद महासागर के अंदर जितनी भी चुनौतियां भारत चाइना को देना चाहता है उसके मध्य और पनडुब्बियों को ऐसा कोई रास्ता तलाशने आया है जो कभी विश्व के अंदर अगर किसी प्रकार का अगर समुद्री युद्ध हो जिसमें नौसेना भाग लेती हो तो वहां पे वो पनडुब्बियां ऐसा कोई रास्ता अगले दिनों में या अगले वर्षों में तैयार कर सके। तो भारत की चिंता ने जो है इस प्रकार को श्रीलंका के सामने प्रकट किया है। चलिए, जबकि श्रीलंका का ये कहना है कि इस प्रकार का कोई यहाँ पे अनुसंधान के लिए जो गुप्तचरी करता हो ऐसा कोई यहाँ पे जहाज को हम रुकने नहीं देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। निम्न में से किस व्यक्ति को 5 साल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट SST का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहले इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे केशुभाई पटेल। 2021 के अंदर वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इनको अध्यक्ष बनाया गया। इनका टेन्योर खत्म हो गया था, उसके बाद में SST का जो संविधान था उसको बदला गया और वर्तमान में 5 साल के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें को अध्यक्ष के लिए दोबारा नामित
कर दिया गया। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब आप देख लेंगे कि केशुभाई पटेल के निधन के बाद में जनवरी 2021 में मोदी जी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके अलावा अपन और चीजें जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर गांधीनगर के पास ही वहां पे स्थित है, और वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ऊंची आदमकद एक प्रतिमा है जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये हमारे भारत के अंदर ही है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 790 फीट, अगर आधार सहित अगर जोड़े तो 790 फीट के आसपास इसकी हाइट है। अभी हाल ही के अंदर गुजरात कुछ अन्य चीजों के लिए चर्चा में भी रहा कि भारत की पहली तो ऑलरेडी अलग अलग जगह पे हेरिटेज ट्रेन चलाई जा रही थी, लेकिन गुजरात के अंदर एकता नगर से लेकर के अहमदाबाद के बीच में गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन चलाई गई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का क्या नाम है? तो वर्तमान में गंगा विलास का हमने सुना कि गंगा विलास भी नदियों के अंदर चलने वाला एक क्रूज है, जिसकी यात्रा अभी थोड़े दिन पहले ही इसने करी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिला करके इसको वाराणसी से इसको शुरू किया गया और ये डिब्रूगढ़ तक गया। तो इसने लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करी। ये भी एक पर्यटन स्थल के तौर पे इस जलयान का प्रयोग किया जा रहा है भारत में भी। लेकिन यहाँ पे समुद्री पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए हमारे जो केंद्रीय जहाजरानी मंत्री श्री सर्बानंद जी सोनोवाल हैं, उन्होंने कोस्टा सेरेना एक पुराना समुद्री जलयान हुआ करता था और ये इटली का हुआ करता था, उसी के नाम पर ये कोस्टा सेरेना नामक एक अभी वर्तमान के अंदर जलयान को भी लॉन्च किया गया है। और भारत की जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आबादी अभी जो पर्यटन करना चाहती है समुद्री जल के रास्ते, समुद्री रास्ते, तो यहाँ पर हमने ऐसी चीजें प्रकट करी है कि 2047 तक भारत की बहुत बड़ी आबादी जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करती है या पर्यटन करने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां पे समुद्री सीमा का या समुद्री जलयानों का भी प्रयोग करें। और इसी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोस्टा सेरेना नामक एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का भी क्या किया है, इस्तेमाल किया, उसको लॉन्च किया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। कोस्टा सेरेना परंपरागत रूप से इतालवी क्रूज लाइन के नाम से इसको जाना जा रहा है। क्रूज की पहल देखो अपना देश, ये इसका स्लोगन है, ये इसका स्लोगन है, देखो अपना देश। उद्देश्य 2047 तक 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को पर्यटन करवाना और अगले 2 महीनों के अंदर लगभग 45,000 लोगों को पर्यटन करवाने का इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। और बात मैं आपको कर रहा था कि अभी एमवी गंगा विलास क्रूज जो 52 दिनों के अंदर लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके जो वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ पहुंचा, 27 रिवर सिस्टम को उसने कवर करा, कई अभयारण्यों सहित 50 से अधिक विरासत स्थलों को भी उसने जोड़ने का काम किया, जहां पे पर्यटन के लिए यात्री ज्यादा से ज्यादा वाराणसी से लेकर के और डिब्रूगढ़ तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। किस भारतीय राजदूत का संयुक्त राष्ट्र की एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजटरी क्वेश्चंस ACABQ में 2 साल के लिए पुनर्निर्वाचन हुआ? इसका मतलब पहले ऑलरेडी वो इलेक्टेड थे और 2 साल के लिए उनका टेन्योर और ज्यादा बढ़ा दिया गया। आंसर जाने वाला है इसका सुरेंद्र अधाना। सुरेंद्र जो अधाना है उनको 2 साल का टेन्योर उनको और दे दिया गया है। तो ये पहले इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और उनको ये टेन्योर और दे दिया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। सुरेंद्र अधाना 2024 से लेकर के 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। ACABQ एक विशेषज्ञ समिति है जिसमें महासभा द्वारा चुने गए सदस्य इसमें शामिल होते हैं। समिति कार्यक्रमों की बात करें तो महासभा और अन्य विधायी निकायों के बारे में सिफारिश प्रदान करती है और निर्धारित किया जाता है जिनमें समिति उनको रिपोर्ट प्रदान करती है। यूएन के बारे में कुछ अगर सामान्य बातें जाने तो 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंदर यूएन की स्थापना की गई। 193 इसके सदस्य देश हैं, 5 इसके स्थायी सदस्य देश हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य इसके देश हैं। इसके के अगर पूरी अगर चीजें बात करें कि इसके टोटल इसके अंग कितने हैं, तो टोटल इसके अंग हैं 6 इसके अंग टोटल है। और वर्तमान में कितने इसके सदस्य देश हैं, तो ये सदस्य देशों की संख्या 193 है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9।
3 नवंबर को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस की थीम क्या है? तो थीम के बारे में मैं आपको बताऊं, इट्स अबाउट ए लाइफ। इट्स अबाउट ए लाइफ। बायोस्फीयर के बारे में कुछ चीजें से जान लेते हैं कि बायोस्फीयर होता क्या है। यहां पे देख लीजिए आप, प्राकृतिक ये साइट्स होती है और दुर्लभ जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर बायोस्फीयर की साइट्स आपको देखने को मिलती हैं तो ये मिलती हैं आपको यूरोपीय कंट्रीज में। अब यूरोपीय कंट्री में शीर्ष देश कौन से? तो उसके अंदर सबसे पहले नाम आता स्पेन का। और भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे नीलगिरी, नीलगिरी के जो पर्वत है उसके आसपास का जो एरिया, भारत का पहला बायोस्फीयर संस्थान यहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। इट्स अबाउट लाइफ यहाँ किसकी थीम है? भारत में वर्तमान में 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैले 18 अधिसूचित बायोस्फीयर है वर्तमान में। तो टोटल कितने भारत में? 18 है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैले हुए नीलगिरी के नीले पहाड़ थे, जो 3 राज्यों में सम्मिलित रूप से हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर की रिजर्व की बात करें तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है और सबसे छोटा है वो कहां पे? डिब्रू सैखोवा असम में। टोटल 18 है, जिसके अंदर पहले बड़े वाला कौन सा? गुजरात में, जबकि सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा है। अन्य बड़े बायोस्फीयर के अंदर रिजर्व मंदार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन और शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है। विश्व की अगर बात कर लेते हैं तो विश्व के अंदर 134 देशों के अंदर लगभग 738 बायोस्फीयर है। और सिर्फ 3 देश की बात कर सकते हैं तो वहां पे स्पेन यूरोप का देश है, रूसिया भी यूरोप का देश है, वो मेक्सिको है, ये भी जो है वो किसका देश है? ये देश है अमेरिका महाद्वीप का। तो ये सारी चीजें आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से जानी। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस संस्था के साथ में समझौता किया है? चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय और धर्मेंद्र प्रधान, ये इनके मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के और एनसीईआरटी शिक्षा विभाग की एक संस्था है जो एग्जाम्स पैटर्न और सिलेबस दोनों ही क्या करती है? तैयार करवाती है। और ये एक मानक स्तर भी है किसी भी विद्यार्थी को जांचने में कि आप एनसीईआरटी से पढ़े हैं, तो ये इसका आंसर जाने वाला है वो कौन सा? एनसीईआरटी। इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर जो है एनकोर, इसके अलावा एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी के अलावा चुनाव आयोग ने एक एनकोर सॉफ्टवेयर भी इजाद किया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी, जब भारत आजाद हुआ तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी। पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुमुकुमार सेन, और वर्तमान में 25 वे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार, अरुण कुमार गोयल और अनूप चंद्र पांडे वर्तमान में 2 क्या है? चुनाव आयुक्त हैं। तो 1+2 इसके सदस्य और अध्यक्ष हैं। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 6 साल अथवा 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। और अगर संविधान की बात करते हैं तो वहां पे अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य निर्वाचन आयोग के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले भी हो। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त की बात कर सकते हैं तो वहां पे वीएस रमा देवी थी, जो भारत की पहली चुनाव आयुक्त रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 11। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन WTSA मानकीकरण असेंबली 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका जो आंसर जाने वाला वो जाने वाला है भारत। टेलीकम्युनिकेशन और उपभोक्ताओं को सेवा देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। तो वर्तमान में इसका भी जो आयोजन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है, सम्मेलन में इसका आयोजन किया जा रहा है। विश्व के अंदर वर्तमान में भी 6G तक पहुंच चली है, जबकि भारत के अंदर जनरेशन अगर नेटवर्क की बात करें, इंटरनेट नेटवर्क की बात करते हैं तो भारत के अंदर अभी 5G चल रहा है। इसी को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए और टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए विभिन्न देशों के मध्य इस प्रकार के संवाद स्थापित किए जाते हैं, और इसी के क्रम के अंदर अभी भारत के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारत 2024 में प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली WTSA की मेजबानी करने वाला देश बना है।
5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय संचार एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे कौन से आईटी मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में भारत की भूमिका को आंकना है। 5G की शुरुआत करते हैं तो 1 अक्टूबर 2022 को भारत के अंदर पहली बार 5G को लॉन्च किया गया। लॉन्च करने वाली कंपनियां विशेषतः कितनी कंपनी है? 2 कंपनी है, एक एयरटेल है और दूसरा जियो है। और इसके अंदर दिल्ली और दिल्ली सहित ऐसे कुल 13 शहर थे जहां पे पहली बार 5G को लॉन्च किया गया। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं कि जितनी भी प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी संस्था काम करती है जो उन कंपनियों को बांधे रखती है उनके कार्यों के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राई, और हिंदी में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 20 फरवरी 1997 से इसको लागू किया। उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु इस संगठन का स्थापना उसकी की गई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। किस देश ने 10 साल बाद में T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? अपना ही पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश, भारत हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहने वाला नेपाल। नेपाल क्रिकेट वर्तमान में अभी उस शिशु अवस्था में ही है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है कि विश्व परिदृश्य पटल के अंदर वो भी इस गेम को खेले। और उसी के संदर्भ के अंदर अभी वर्तमान के अंदर जो एशिया कप हुआ था भारत में, और भारत ने उसको जीता। हालांकि ये श्रीलंका और बांग्लादेश में भी इसके कुछ मैचेस हुए थे और भारत ने इसको जीता। वहां पे नेपाल ने वहां पे क्या किया था? पार्टिसिपेट भी किया था। वहां के अगर कैप्टन की बात करें तो कैप्टन है उनके रोहित पौडेल। एशिया 2023 में इन्होंने भाग लिया है। राजधानी किसी से छुपी नहीं है, भारत का ही पड़ोसी देश है तो काठमांडू इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड दयाल है, जबकि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो जब भी नेपाल के साथ में हम संयुक्त सैन्य जितने भी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर ऑपरेशन सूर्यग्रहण के बारे में हम बात करते रहते हैं। और बात करते हैं कि नेपाल के साथ में भारत एक सीमा बनाता है तो 1751 किलोमीटर के आसपास की सीमा बनाता है, जिसके अंदर 5 राज्य भारत के जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं उसमें बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किस देश में सीबीएसई का रीजनल ऑफिस खोलने की घोषणा करी है? हाल ही के दौरान यूएई के अंदर, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, और इसका एक बहुत बड़ा अन्य शहर है जिसको दुबई के नाम से जाना जाता है। तो अबू धाबी के अंदर जो यहाँ पे भी जो सम्मेलन हुआ और दोनों देशों के मध्य जो द्विपक्षीय जो वार्ता हुई उसके अंदर जो है वो एक तो सूचना प्रौद्योगिकी, किसके अंदर? हायर एजुकेशन और प्रौद्योगिकी के अंदर नवाचार और छात्रों को स्कॉलरशिप देने के उद्देश्य से अभी हाल ही में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। यूए के अंदर हुआ, दोनों देशों के मध्य अकादमिक और उच्च शिक्षा जैसी सुविधाएं आदान प्रदान। शिक्षा मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। बात करते हैं यूए के साथ में भारत का व्यापार किस प्रकार का हो और किस जगह पे उनका स्थान रखता है। भारत का व्यापार वर्तमान के अंदर $84.5 अरब के आसपास भारत का व्यापार यूए के साथ में है, जबकि हमने 2025 तक इसका टारगेट 60 मिलियन से लेकर के और $100 बिलियन के आसपास रखा था। लेकिन भारत ने 2023 के आसपास ही $84.5 अरब के पास में उन्होंने व्यापार को इस आंकड़े को छू लिया है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने यूए के साथ में 1 मई 2022 से ही इसको लागू कर दिया था और उद्देश्य इसका था कि 60 से लेकर के $100 बिलियन के साथ में इस व्यापार को पहुंचाना है। राजधानी इसकी अबू धाबी है। और अगर बात करें तेल उत्पादक देशों के अंदर तो खाड़ी के जो देश है उसके अंदर सिर्फ 3 ऐसे देशों में यूएई शामिल है जो सबसे ज्यादा तेल उत्पादन भी करता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 का आंसर के बारे में देखते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। निम्न में से किस महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन वीमेन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है? तो पहली बात तो ये खिलाड़ी है, ये है एक फुटबॉलर। इनकी भूमिका क्या रहती है? गोलकीपर की रहती है। कहाँ की रहने वाली है? ब्रिटेन की रहने वाली है। किस टीम के लिए खेलती हैं? तो ब्रिटेन के लिए खेलती हैं। और इनको जो है 2023 का इस खिताब से उनको नवाजा गया है। इसके अलावा अपन
जान लेते हैं कि फुटबॉल कप कहाँ कहाँ आयोजित किए जाते हैं, भारत का स्थान कौन सा है, अगला विश्व कप फुटबॉल कप महिलाओं का कहाँ पे होगा और पुरुषों का कहाँ पे भी होगा, इसके बारे में चीजें कुछ जान लेते हैं। चलिए, इंग्लैंड के महिला गोलकीपर का, जिसका हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर ही चुके हैं, मेरी एस्पर्स को 2023 के लिए संडे टाइम्स स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से उनको नवाजा गया। फुटबॉल इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से ये गोलकीपर का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं कि 2023 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका खिताब किसने जीता, तो इस खिताब को जीतने वाली टीम का नाम था स्पेन, जबकि जो हारी जो टीम थी, उपविजेता जो बनी थी, उसका नाम था इंग्लैंड। 2027 का जो फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होने वाला है, तो ये होने वाला है साउथ अफ्रीका में। और बात अब पुरुषों की कर लेते हैं, तो पुरुषों के अंदर दोहा कतर के अंदर तो इसका आयोजन किया गया। जीतने वाली टीम का नाम अर्जेंटीना था, जबकि उपविजेता जो टीम बनी थी उसका नाम फ्रांस था। वर्तमान में अभी कह सकते हैं कि 2026 का जो पुरुषों का फुटबॉल कप है, उसको 3 संयुक्त देश, या कैसे 3 देश संयुक्त रूप से इसका आयोजन करने वाले हैं, जिसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों ही जो देश है वो देश है कौन से, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के द्वीप है। ये 2026 का वर्ल्ड कप आयोजित करने वाले हैं। भारत की रैंक करें तो भारत की रैंक फीफा वर्ल्ड कप के अलावा फीफा की जो रैंकिंग्स आती हैं उसके अंदर एशियाई टीमों के अंदर भारत की, या कहते हैं संपूर्ण विश्व के अंदर भारत का 99वां स्थान है। ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कभी 106वां स्थान हुआ करता था। भारत ने उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए और अभी वर्तमान में अपने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तक ये पहुंच गई है, जो कितनी है, 99 है। फीफा की अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। स्थापना की अगर बात कर ही रहे हैं तो इसकी करते हैं 1904 के अंदर पेरिस के अंदर 21 मई को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कौन सी संस्था परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण का आयोजित करती है? जैसे ही मुद्रास्फीति का हम नाम लेते हैं, इन्फ्लेशन का नाम लेते हैं, तो अपने पास में एक ही चीज का नाम सबसे पहले उभर करके आता है, वो आता है आरबीआई। आरबीआई मौद्रिक नीति का संचालन करने की सबसे बड़ी संस्था है भारत के अंदर, मौद्रिक नीति। जबकि राजकोषीय नीति होती है उसका संचालन करती है कौन, गवर्नमेंट। जो आय व्यय और ऋण उनको देखती है कौन, हमारी सरकार। और मौद्रिक नीति का अगर कोई भी काम करती है वो कौन करती है, आरबीआई करती है। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला तो आरबीआई। अब आरबीआई के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कहां पे हुई, कलकत्ता में हुई 1935 में। 1937 के आते आते इसका हेडक्वार्टर आ गया कहां पर, मुंबई। मुंबई को भारत की राजधानी कहा जाता है, किसके तौर पे, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आरबीआई कौन से कार्य करता है, आरबीआई बहुत सारे काम करता है। एक तो करता है गुणात्मक और एक करता है मात्रात्मक। तो गुणात्मक के अंदर तो क्या है, क्वालिटेटिव, और मात्रात्मक हो गया क्वांटिटेटिव। दोनों के काम कौन से, बैंक रेट्स, सीएसआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस प्रकार के कार्य कौन करती है, आरबीआई करती है मात्रात्मक तौर पे, ठीक है। जबकि गुणात्मक में कैसे करती है, गुणात्मक में करती है वो रैशनल मार्जिनिंग रेशियो, प्रोपोर्शनल रेशियो, नैतिक, इस प्रकार के क्रेडिट सुसेन, इस प्रकार की एक्टिविटीज किसमें करती है, गुणात्मक के तौर पे करती है। तो ये सारी कार्य कौन करती है, आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा ही मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, घर परिवार से लेकर के, परिवार सबसे छोटी इकाई है राष्ट्र की, तो वहां से शुरू करते हैं कि मुद्रास्फीति कैसे होती है। मुद्रास्फीति का वहां से जानते ही हैं, मुद्रास्फीति के अंदर जो कीमतें होती है, मुद्रा का क्या हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन। दूसरे शब्दों में यूं करें कि मुद्रा जो है उसकी ताकत कम हो जाती है, मुद्रा की ताकत कम होना, उसकी स्ट्रेंथ कम होना। और तभी हम सुनते हैं कभी कभी कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्या हो गया, कमजोर हो गया। और इसी को मजबूत करने का कार्य कौन करती है, वो करती है आरबीआई। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका आंसर हो गया मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा करी है। दिसंबर 2023 में निर्धारित द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने वाला है। मौद्रिक नीति कितने महीने के लिए करी जाती है, हर 2 महीने के बाद ही मौद्रिक नीति को क्या किया जाता है, उसमें उसका रिव्यू किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है। और उसके बाद ही जो है बैंक, कभी कभी आपने सुना होगा कि बैंक रेट्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे होम लोन्स या फिर हमारे कर्ज वो क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं।
सर्वेक्षण 19 शहरों के अंदर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली शामिल है। इसके अलावा अन्य शहर भी शामिल है जो भारत के अंदर छोटे और मझोले शहर हो सकते हैं। तो आपने इस सेशन के दौरान उन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, उसके साथ में कुछ ऐसे फैक्ट्स जाने जो आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। पीडीएफ की लिंक या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें आपको डिटेल्स में मिल जाएंगी, जब आप जहां से आप टेलीग्राम में भी आप जा सकते हैं, और आप पीडीएफ के लिंक से के थ्रू आप इसकी पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।